पिछले कई सालों से वोडाफोन और भारत सरकार के बीच में एक केस चल रहा था। इस केस के तहत वोडाफोन को 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए भारत सरकार को देने थे, लेकिन फाइनली फैसला वोडाफोन के पक्ष में आया है। इसी केस के संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करेंगे। इसको टाइटल दिया गया है सैल्यूटरी लेसन। लेसन का यहाँ पे मतलब है सबक। और ये जो लिखा हुआ है ना सैल्यूटरी, सैल्यूटरी का मतलब होता है कि कोई ऐसी बात जो कि आपके व्यवहार को सुधारे, जो कि आपके व्यवहार में इम्प्रूवमेंट लाए। तो कुल मिला के फाइनली ये जो फैसला आया है, इस फैसले से सबक मिलना चाहिए। क्या सबक मिलना चाहिए? कि भारत सरकार का जो व्यवहार है उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, है ना। सैल्यूटरी लेसन। आगे देखते हैं। द वोडाफोन केस शोज वाई इंडिया शुड नॉट अंडरमाइन द फेथ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। द वोडाफोन केस शोज कि भाई ये जो वोडाफोन का केस है ये दिखाता है, क्या दिखाता है? कि क्यों वाई इंडिया शुड नॉट अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है दुर्बल करना, किसी के महत्व को कम करना, किसी को कमज़ोर बनाना। वाई इंडिया शुड नॉट अंडरमाइन द फेथ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। कि भाई वोडाफोन का केस ये बताता है कि क्यों इंडिया को जो विदेशी निवेशक हैं उनके विश्वास को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। कि क्यों वाई इंडिया शुड नॉट अंडरमाइन, कि क्यों भारत को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। किस चीज़ को कमज़ोर नहीं करना चाहिए? द फेथ ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर, कि जो विदेशी निवेशक हैं जो भारत में निवेश करते हैं या फिर भारत की कंपनियों में निवेश करते हैं या किसी भी रूप में विदेशी निवेशक जो भारत में निवेश करते हैं उनका विश्वास कम ना हो, ऐसा भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए ना। कम से कम वोडाफोन केस से तो यही हमें पता चलता है। आगे देखते हैं। Vodafone Group PLC has won yet another round in its 13-year long battle with India's tax authorities। तो देखो ये जो युद्ध चल रहा है ना, एक तरीके से जो संघर्ष है वोडाफोन और भारत सरकार के बीच में, है ना, ये जो टैक्स का मामला चल रहा है 13 साल पुराना है ये। तो वोडाफोन ग्रुप हैज़ वॉन येट अनदर, एक बार फिर एक राउंड और वोडाफोन ने जीत लिया है इन इट्स 13-year लॉन्ग बैटल। यानी कि ये जो कानूनी लड़ाई है टैक्स की कानूनी लड़ाई जो कि वोडाफोन और भारत सरकार के बीच में पिछले 13 सालों से चल रही है, इसमें एक बार फिर वोडाफोन ने जीत हासिल की है। किससे जीता है वोडाफोन? इंडिया की ये जो टैक्स लेने वाली अथॉरिटीज़ है ना, यानी कि इंडिया की जो भी टैक्स से संबंधित अधिकारी लोग हैं, इनसे वोडाफोन ने जीत हासिल की है। ऑन फ्राइडे क्या हुआ? शुक्रवार को एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो मध्यस्थता करता है ना, यानी कि दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई चल रही है, फिर जो व्यक्ति मध्यस्थता करता है, बीच में आता है, उसको बोलते हैं आर्बिट्रेशन। और ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल का मतलब है न्यायाधिकरण, एक तरीके से ट्रिब्यूनल का मतलब है न्यायालय। तो क्या हुआ? शुक्रवार को एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला दिया, रूल का मतलब है फैसला दिया, दैट कि द इंडियन गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, कि भाई जो भारत सरकार के प्रयास हैं ये दावा करने के, टू क्लेम, है ना, भारत सरकार के जो दावा करने के प्रयास है, क्या दावा करती है भारत सरकार? मोर देन ₹20,000 करोड़ इन टैक्स। भारत सरकार वोडाफोन के ऊपर 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए टैक्स के रूप में वसूलने का दावा करती है, इंक्लूडिंग रिलेटेड इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज। 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा, जिसमें क्या क्या शामिल है? एक तरीके से इंटरेस्ट, ब्याज भी शामिल है, इसके अलावा पेनल्टी भी शामिल है, दंड भी शामिल है। तो इन सबको जोड़ जुड़ा के 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा दावा जो है भारत सरकार करती है, किसके ऊपर? वोडाफोन के ऊपर। तो इस संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला दिया है ना, फ्रॉम वोडाफोन, यानी कि 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए भारत सरकार को लेने हैं। किससे? वोडाफोन से। यूजिंग रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन, यूजिंग प्रयोग करते हुए, रेट्रोस्पेक्टिव। अब इस शब्द को समझना ध्यान से कि रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है। देखो रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जैसे कि क्या हुआ कि आपकी, जैसे कि भारत सरकार ने कोई नियम लागू किया और उस नियम के तहत कहा गया कि सभी कंपनियां अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाएंगी, लेकिन आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपका वेतन नहीं बढ़ाया गया, आप जो है अदालत में चले गए। अदालत ने 2 साल बाद फैसला आपके पक्ष में सुनाया और अदालत ने कहा कि भाई जिस कंपनी में आप काम करते हो वह कंपनी रेट्रोस्पेक्टिव, वह कंपनी रेट्रोस्पेक्टिव के हिसाब से आपको क्या करेगी? भुगतान करेगी। तो आपको क्या करना होगा कि वो जो कंपनी है ना, आपको वो जो 2 या 3 साल हो गए आपको मुकदमा लड़ते लड़ते, तो वह 2-3 सालों में जो पैसा आपका बना ना, आपको जो देना था एक्स्ट्रा पैसा, वो पैसा भी देना पड़ेगा। उसे कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। देखो रेट्रो का मतलब होता है पीछे, स्पेक का मतलब होता है देखना, यानी कि पश्चगामी, पीछे देखते हुए
कि भाई जैसे कोई कानून है, जैसे फॉर एग्जांपल एक और उदाहरण से समझते हैं कि भाई कोई कानून है, आज एक नया कानून बनता है और उस नए कानून के तहत ये कहा जाता है कि किसी ने भी अगर किसी व्यक्ति को गाली दी तो उसे फांसी पे लटका दिया जाएगा। ये एक नया कानून बनता है। लेकिन अब ये बात उठती है कि नया कानून लागू कब से होगा, किस डेट से लागू होगा? ये 1 जनवरी 2021 से लागू होगा, या आज की डेट से लागू होगा, या फिर इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आप लागू करोगे? रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब हुआ कि जैसे आपने रेट्रोस्पेक्टिव लागू कर दिया कि भाई जनवरी 2010, यानी कि जनवरी 2010 से जिन जिन लोगों ने भी किसी को गाली दी थी और इस पर मुकदमा चल रहा है तो उन व्यक्तियों को फांसी की सजा दी जाए ना। तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब पूरा पिछला हिसाब किताब बराबर करते हुए। तो यही भारत सरकार ने क्या किया, वोडाफोन के ऊपर टैक्स लगाया। कितना टैक्स? 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का यूजिंग, प्रयोग करते हुए। किस चीज़ का प्रयोग करते हुए? रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब हो गया कानून, यानी कि एक ऐसा कानून जो कि पूरा पीछे देखते हुए, मतलब पूरा पीछे का हिसाब किताब देखते हुए और सारा की सारा। जैसे कभी ऐसा लगता है ना सरकार को कि अरे यार इस कंपनी ने तो धोखाधड़ी की है, इस कंपनी का टैक्स तो इतना बनता है और ये कंपनी तो लगातार हमें धोखा देती आ रही है। फिर क्या करेगी सरकार? उसके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू करेगी कि भाई ये कंपनी कितने सालों से हमें धोखा दे रही है। पता चला कंपनी पिछले 5 सालों से धोखा दे रही है और प्रॉपर टैक्स नहीं भर रही है, तो सरकार क्या करेगी? पिछले 5 सालों का टैक्स पेनल्टी और इंटरेस्ट के साथ में वसूलेगी। तो इसे कहा जाता है पूरा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू करना। अब देखते हैं आगे। तो ये देखो, ये जो पूरा की पूरा जो मामला दिया गया, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट है जिसने कि वोडाफोन के पक्ष में फैसला दिया, तो अब ये मामला क्या चल रहा था? मामला ये चल रहा था कि भाई भारत सरकार जो है दावा कर रही थी 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा वसूलने का। किससे? वोडाफोन से। और किस हिसाब से वसूलना चाहती थी? रेट्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन, है ना, कि भाई पश्चिगामी कानून के हिसाब से। वाज इन क्लियर ब्रीच। तो न्यायालय ने ये पाया कि भाई जो भारत सरकार का दावा है ना, वो दावा वाज इन क्लियर ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है किसी चीज का उल्लंघन, ऑफ द फेयर एंड इक्विटेबल। फेयर का मतलब हो गया एक तरीके से आप कह सकते हो बिल्कुल निष्पक्ष, और इक्विटेबल का मतलब हो गया न्यायोचित, न्याय संगत, फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। कि भाई जो एक तरीके से फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट। प्रोटेक्शंस का मतलब हो गया संरक्षण। अफोर्डेड का मतलब है कि भाई जिसे समर्थ बनाया गया है अंडर आर्टिकल 4(1) ऑफ द बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बिटवीन। देखो कितना बड़ा सेंटेंस है ना, समझते हैं पूरे सेंटेंस को। बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, द्विपक्षीय निवेश समझौता, किन किन के बीच में? इंडिया एंड द नीदरलैंड्स। तो देखो ये जो न्यायालय है ना, जिसने फैसला दिया है ना, कि ये जो न्यायालय है इसने ये जो फैसला दिया है, इसने पाया, क्या पाया? कि भाई जो भारत सरकार का जो दावा है वह दावा उल्लंघन में आता है। भाई भारत सरकार जो दावा कर रही है ना, उस दावे के तहत जो प्रोटेक्शन हमने दे रखा है ना विदेशी कंपनीज को, उसका उल्लंघन करता है ये दावा। देखो वाज एंड क्लियर ब्रीच का मतलब है उल्लंघन। कि भाई भारत और नीदरलैंड के बीच में एक समझौता हो रखा है, भारत और नीदरलैंड के बीच में एक ट्रीटी है ना, एक द्विपक्षीय निवेश से संबंधित एक द्विपक्षीय समझौता भारत और नीदरलैंड के बीच में हो रखा है। इसके आर्टिकल 4(1) को अगर हम देखें, तो आर्टिकल 4(1) के तहत हमें देखें तो भारत सरकार जो ये दावा करती है ना 20,000 करोड़ से रुपए से भी ज़्यादा का, यह दावा इस आर्टिकल के विरोध में जाता है। यह दावा एक तरीके से इस आर्टिकल का उल्लंघन करता है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए फैसला वोडाफोन के पक्ष में दिया गया। आगे देखते हैं कि भाई ये जो फैसला दिया गया, रूलिंग का मतलब है फैसला, द रूलिंग यानी फैसला, द रूलिंग अपहोल्डिंग। अपहोल्डिंग का मतलब है बरकरार रखते हुए, कि भाई इस फैसले में बरकरार रखा गया किस चीज़ को? द ब्रिटिश मल्टीनेशनल्स स्टैंड। कि भाई ये जो कंपनी है ना नीदरलैंड, नीदरलैंड हमारा यूनाइटेड किंगडम में ही पड़ता है, इसलिए कहा गया है इसे ब्रिटिश मल्टीनेशनल, है ना, कि भाई बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है ना, एक तरीके से ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी, उसका जो पक्ष है। स्टैंड का मतलब होता है आपका क्या पक्ष है, भाई मेरा ये स्टैंड है ना, भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मेरे विचार है ना, ये मेरा दावा है। तो जो ये जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि वोडाफोन जो कंपनी है उसका जो पक्ष है, उस पक्ष को बरकरार रखते हुए द रूलिंग अपहोल्डिंग द ब्रिटिश मल्टीनेशनल स्टैंड ऑट टू एंड ऑट टू। शुड की जगह हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं जब हमें नैतिक जिम्मेदारी का एहसास कराना हो। शुड और ऑट टू दोनों का मतलब होता है चाहिए, लेकिन शुड की जगह हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं जब हमें नैतिक दायित्वों से संबंधित बात करनी हो। तो देखो एडिटोरियल यह कहना चाहता है कि भाई ये जो फैसला आया है ना, इससे होना चाहिए, क्या होना चाहिए? एंड इस फैसले को समाप्त कर देना चाहिए। किस चीज़ को? इंडियाज प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड का मतलब होता है लंबा,
यानी कि ये जो केस है ना, जो भारत सरकार और वोडाफोन के बीच में चल रहा था, ये काफ़ी प्रोट्रैक्टेड केस था, यानी कि बहुत लंबे समय से चल रहा था, बहुत लंबा केस था। तो अब ये जो फैसला आया है, इस फैसले से ये जो लंबा केस चल रहा था ना, ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाना चाहिए। प्रोट्रैक्टेड एंड ऑफन, अक्सर, परवर्स, परवर्स का मतलब है विकृत। देखो, एक तो होता है जो एक तरह उचित हो, जायज हो, बिल्कुल ठीक तरीके से आप काम करो, लेकिन जब आप उचित तरीके से ना, जायज तरीके से कुछ नहीं करते ना, तो उसको कहा जाता है परवर्स, विकृत, है ना। परवर्स, परस्यूट, परस्यूट का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करना, किसी चीज का अनुसरण करना। परवर्स परस्यूट ऑफ वाट एट द वेरी आउटसेट, द एट द वेरी आउटसेट का मतलब होता है एट द वेरी बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत में। एट द वेरी आउटसेट का मतलब होता है एट द वेरी बिगिनिंग, है ना। यानी कि ये जो केस है ना, जो कि वोडाफोन और भारत सरकार के बीच में चल रहा था, ये बिल्कुल शुरुआत से ही था। क्या था? अ हाईली कंटेंशियस क्लेम। कंटेंशियस का मतलब होता है विवादास्पद, क्लेम का मतलब है दावा। कि भाई ये जो दावा है, भारत सरकार जो दावा कर रही थी वोडाफोन सरकार के ऊपर 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे वसूलने का, तो ये दावा जो है ना, एट द वेरी आउटसेट, ये दावा बिल्कुल बिगिनिंग से ही, ये दावा बिल्कुल शुरुआत से ही बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद दावा था। तो कुल मिला के एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई ये अब जो फैसला आया है, इस फैसले से क्या होना चाहिए, इस फैसले से जो है एक तरीके से समाप्त हो जाना चाहिए, टू एंड, किस चीज़ को समाप्त हो जाना चाहिए? इंडिया का लंबा और अक्सर आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से एक विकृत जो है ना अनुसरण किया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा, कि भारत सरकार इस केस को लगातार लंबा खींच रही थी ना, इस केस को लगातार फॉलो कर रही थी। तो एक तरीके से ये भारत सरकार की एक तरीके से आप कह सकते हो कि विकृत मानसिकता थी ये, कि ज़बरदस्ती इस केस को चलाए जा रहे हैं, ऐसे केस को आप ज़बरदस्ती चलाए जा रहे हो जो कि शुरुआत से ही विवादास्पद दावा था, है ना। तो यही एडिटोरियल कहता है कि द रूलिंग, ये जो फैसला आया है, बरकरार रखा गया है इस फैसले में, किस चीज़ को? ब्रिटिश मल्टीनेशनल स्टैंड, जिस फैसले के तहत ये जो वोडाफोन कंपनी है, इसका पक्ष लिया गया है इस फैसले में। इस फैसले के माध्यम से भारत सरकार के द्वारा ये जो लंबे समय से और विकृत रूप से ये जो केस, जो कि शुरुआत से ही काफ़ी विवादास्पद था, ये दावा जो कि शुरुआत से ही विवादास्पद था, इस दावे को फॉलो किया जा रहा था, अब ये पूरा मामला समाप्त हो जाना चाहिए। द डिस्प्यूट बिगन इन सेप्टेम्बर 2007। डिस्प्यूट का यहाँ पे मतलब है विवाद, कि भाई ये विवाद शुरू कब हुआ? बिगन यानी शुरुआत, कि इस केस की शुरुआत कब हुई? बिगन है ना। द डिस्प्यूट बिगन इन सितंबर 2007, कि भाई ये पूरा की पूरा विवाद 2007 में शुरू हुआ। व्हेन, जब टैक्स अथॉरिटीज सर्व्ड अ डिमांड ऑन वोडाफोन। जब हमें क्या देखने को मिला 2007 में, कि जो हमारे टैक्स से जुड़े हुए अधिकारी हैं, जो हमारी टैक्स अथॉरिटी से, उन्होंने भेजा, सर्व किया क्या? अ डिमांड, है ना, मांग की, ऑन वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी, कि ये जो पूरी कंपनी है ना हमारी वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग बीवी, कि भाई 2007 में भारत की टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा वोडाफोन से डिमांड की गई, किस चीज़ की? टैक्स की डिमांड की गई। दैट, और ये कहा गया, दैट इट सेड, क्या कहा गया? वोडाफोन्स डच यूनिट, भाई उस समय आपको पता हो तो वोडाफोन की डच यूनिट भी थी। वोडाफोन्स डच यूनिट ऑट टू हैव विदहेल्ड वाइल अक्वायरिंग। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ऑट टू की जगह आप क्या समझ सकते हो? शुड भी समझ सकते हो। शुड, फिर हैव, और फिर इसके बाद में विदहेल्ड, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। शुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है ऐसा होना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। और मैंने आपको कई बार बताया है कि भाई ऑट टू और शुड का मतलब एक ही होता है, सिर्फ शुड की जगह हम ऑट टू का प्रयोग करते हैं जब हमें नैतिक जिम्मेदारी का एहसास कराना हो। तो क्या हुआ कि भारत के जो टैक्स अधिकारी थे, उन्होंने वोडाफोन को टैक्स से संबंधित एक नोटिस भेजा, और उस नोटिस में ये बात कही गई, क्या बात कही गई? वोडाफोन्स डच यूनिट ऑट टू हैव विदहेल्ड, कि भाई जो वोडाफोन की डच इकाई है ना, वोडाफोन की जो डच यूनिट है, इसको अपने आप को रोकना चाहिए था। विदहोल्ड और विदहेल्ड का मतलब होता है अपने आप को रोकना। वाइल, जिस दौरान, जबकि अक्वायरिंग द कंट्रोलिंग स्टैक इन द अर्स्टवाइल, अर्स्टवाइल का मतलब होता है पूर्व। ध्यान से समझना, सेंटेंस क्या है, थोड़े लंबे हैं, है ना। तो जब सेंटेंस लंबे होते हैं ना, तो हमने शुरुआत कहाँ से की थी और अंत कहाँ हो रहा है, तो हम भूल जाते हैं उसके बीच में कितने शब्द आए और क्या मामला चल रहा है ना। तो आराम से समझना इसको। हाँ, तो ये केस की जो है शुरुआत हुई दिसंबर 2007 में, जब भारत के टैक्स अधिकारियों ने क्या किया, वोडाफोन को एक नोटिस सर्व किया, और उस नोटिस में जो है टैक्स की मांग की गई। ये कहा गया उस नोटिस के अंतर्गत कि भाई जो वोडाफोन की डच इकाई है, इसको करना चाहिए था, इसको रोकना चाहिए था। किस चीज़ को रोकना चाहिए था? वाइल अक्वायरिंग द कंट्रोलिंग स्टेक, कंट्रोलिंग का मतलब है नियंत्रित करते हुए, स्टेक का मतलब होता है शेयर, हिस्सेदारी। इन द इस्टवाइल का मतलब है पूर्व। हचिसन एसआर लिमिटेड फ्रॉम हचिसन
टेलीकम्युनिकेशंस इंटरनेशनल लिमिटेड। देखो क्या हुआ कि ये जो वोडाफोन की डच यूनिट है, इसने क्या किया, अधिग्रहण किया, यानी कि खरीद लिया। वोडाफोन की जो डच यूनिट है, इसने क्या किया कि एक और कंपनी हुआ करती थी, जिस कंपनी का नाम क्या है, हचिसन एसआर लिमिटेड, है ना। तो ये जो हचिसन एसआर लिमिटेड हुआ करती थी, इस कंपनी की हिस्सेदारी को खरीद लिया। किसने? वोडाफोन की डच यूनिट है। किससे खरीद लिया? हचिसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड। हचिसन टेलीकम्युनिकेशन मतलब है दूरसंचार से संबंधित, इंटरनेशनल लिमिटेड। हचिसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल लिमिटेड में ये जो हिस्सेदारी हुआ करती थी ना हचिसन एसआर की, इस पूरी की पूरी हिस्सेदारी को वोडाफोन ने खरीद लिया, है ना। वोडाफोन की डच यूनिट ने खरीद लिया। तो टैक्स अधिकारियों का कहना था कि भाई आपको थोड़ा सा रुकना था, आपको जो टैक्स भरना था ना, वो टैक्स भरना था आपको, कि भाई एक कंपनी दूसरी कंपनी को ले रही है, तो उस कंपनी को जब आपने अधिग्रहित किया, उस कंपनी की हिस्सेदारी आपने अपने कंट्रोल में ली, तो आपको क्या उस समय टैक्स चुकाना था उस कंपनी का, जिस कंपनी को आप अपने कंट्रोल में ले रहे हो, है ना। तो ये था पूरा की पूरा मामला। आगे देखते हैं। सिंस द स्टेक परचेज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन का मतलब आप जानते हैं लेन देन होता है, ट्रांजैक्शन। सिंस द स्टेक, स्टेक का मतलब मैंने आपको बताया शेयर, आपकी हिस्सेदारी। सिंस द स्टेक परचेज ट्रांजैक्शन टुक प्लेस आउटसाइड इंडिया बिटवीन टू ओवरसीज एंटाइटीज। ओवरसीज का मतलब, ओवरसी का मतलब होता है विदेशी, एंटाइटीज का मतलब हो गया यहाँ पे इकाई, है ना, यूनिट। एक तरह की दो कंपनीज की बात की जा रही है यहाँ पे। वोडाफोन डच यूनिट हो गई और दूसरी कंपनी हो गई हमारी हचिसन एसआर लिमिटेड, है ना। तो अब देखो ये समझौता जो हुआ, यानी कि एक कंपनी ने अपने आप को दूसरे के हवाले कर दिया, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर को खरीद लिया। तो ये जो खरीद फरोख्त हुई, ये पूरी की पूरी भारत के बाहर हुई और दो विदेशी कंपनियों के बीच में हुई। ध्यान देना, सिंस द स्टेक, कि भाई ये जो हिस्सेदारी का ये जो परचेज हुआ, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये जो लेन देन हुआ, टुक प्लेस का मतलब है घटित हुआ, आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर, बिटवीन टू ओवरसीज एंटाइटीज, किनके बीच में? टू ओवरसीज एंटाइटीज, दो विदेशी कंपनियों के बीच में। तो वोडाफोन वाज एम्फेटिक, है ना। तो भाई वोडाफोन का ये कहना था कि भाई वोडाफोन ने खरीदा है किसे? वोडाफोन ने खरीदा है हचिसन एसआर को। वोडाफोन भी विदेशी कंपनी है, हचिसन भी विदेशी कंपनी है। तो वोडाफोन इस बात पे जोर दे रही थी, वोडाफोन वाज एम्फेटिक। एम्फेटिक का मतलब होता है जोर देना। वोडाफोन वाज एम्फेटिक फ्रॉम द स्टार्ट, कि वोडाफोन जो है शुरुआत से ही इस बात पे जोर दे रही थी दैट इट वॉज नॉट लायबल, लायबल का मतलब है जिम्मेदार होना, दैट इट वॉज नॉट लायबल फॉर एनी टैक्स रिलेटिंग टू द डील। तो वोडाफोन का कहना था कि भाई हम भारत सरकार को किसी भी तरह का टैक्स देने के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये जो डील हचिंसन और हमारे बीच में हुई है, वोडाफोन का कहना था कि भाई जो डील हचिंसन और वोडाफोन के बीच में हुई है, ये डील दो विदेशी कंपनियों के बीच में हुई है, भारत के बाहर हुई है, इसलिए वोडाफोन भारत सरकार को किसी भी तरह का टैक्स नहीं देगी। ये बात वोडाफोन बिल्कुल शुरुआत से कह रही थी ना, कि दैट इट वाज नॉट लायबल। लायबल का मतलब है कि भाई हम जिम्मेदार नहीं है, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम जो है टैक्स चुकाएं इस डील से संबंधित, कि भाई ये जो डील हुई है ये हचिसन टेलीकम्युनिकेशन के बीच में और वोडाफोन के बीच में जो डील हुई ना, ये भारत के बाहर हुई है, तो भारत का कोई लेना देना ही नहीं है ना, भारत का कोई टैक्स बनता ही नहीं है। ये कहना था वोडाफोन का बिल्कुल शुरुआत से। लेकिन क्या हुआ, जब मामला अदालत में गया, फॉलोइंग मतलब अनुसरण करते हुए, सेटबैक, सेटबैक का मतलब एक झटका लगा, मतलब क्यों? क्योंकि जब ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, भारत सरकार का और वोडाफोन का मामला जब ये बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया वो वोडाफोन के खिलाफ सुनाया। तो वोडाफोन को बड़ा झटका लगा, यहाँ पे सेटबैक का मतलब एक झटका लगा, है ना, एक तरीके की पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो फॉलोइंग अ सेटबैक एट द बॉम्बे हाई कोर्ट, तो बॉम्बे हाई कोर्ट में जब ये केस था, तो उस दौरान जो है हार का सामना करना पड़ा, किसे? वोडाफोन को। वोडाफोन प्रेजेंटेड इट्स पोजीशन टू द सुप्रीम कोर्ट। बाद में फिर वोडाफोन क्या किया? वोडाफोन प्रेजेंटेड इट्स पोजीशन, वोडाफोन ने अपने पक्ष को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा, यानी कि वोडाफोन सुप्रीम कोर्ट में चली गई इस केस को लेके। इसके बाद में क्या हुआ? विच रूल्ड, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? फैसला दिया। विच रूल्ड इन इट्स फेवर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वोडाफोन के पक्ष में सुनाया। विच रूल्ड इन इट्स फेवर इन 2012, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वोडाफोन के पक्ष में सुनाया। अब क्या करे? तो सरकार ने, अब याद है फिर क्या किया? देखो सरकार ने, अभी भी सरकार जो है पीछे नहीं हटी। अब फिर सरकार ने क्या किया? फिर सरकार ने एक और चाल चली, नई। क्या चाल चली सरकार ने? कि भाई मामला तो निपट गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला वोडाफोन के पक्ष में सुना दिया। अब 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा रुपए वसूलने का जो दावा भारत सरकार से कर रही थी, वो दावा तो फेल हो गया। फिर भारत सरकार ने क्या किया? एक नई तिकड़म निकाली, इन अ मूव, एक
मतलब एक नया मूव, एक नया स्टेप भारत सरकार ने उठाया, फ्रॉट विथ। फ्रॉट के साथ में विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉट विथ का मतलब होता है भरे होना। जैसे मैं कहूँ कि यार ये कमरा जो है ना झींगरों से खचाखच भरा हुआ है ना, झींगर ही झींगर हो रखे हैं यहाँ पे, तब आप कह सकते हो फ्रॉट विथ। तो इन अ मूव फ्रॉट विथ इम्प्लीकेशंस, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है उलझाव। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये जो मुद्दा है ना इसमें काफ़ी इम्प्लीकेशंस है, यानी कि ये जो मैटर है ना ये साफ नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा मैटर नहीं है, इसमें काफ़ी उलझाव है, काफ़ी उलझने हैं, काफ़ी पेचीदा सवाल हैं इस मामले में जुड़े हुए। इन अ मूव फ्रॉट विथ इम्प्लीकेशंस फॉर ऑल इट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज। देखो भारत सरकार के जो भी अंतर्राष्ट्रीय निवेश से संबंधित समझौते हैं, है ना, उनकी उलझनों को और बढ़ाते हुए एक कदम भारत सरकार ने उठाया। भारत सरकार ने सोचा यार ये तो पैसे तो बहुत ज़्यादा है, 20,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का मामला है, और वोडाफोन तो केस जीत गई सुप्रीम कोर्ट से, तो अब क्या करें। तो फिर भारत सरकार ने एक कदम उठाया, और ये कदम जो था ना भारत सरकार का, ये उलझनों से भरा हुआ था। कौन सी उलझनों से भरा हुआ था कि भारत सरकार ने जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौते कर रखे हैं, ट्रीटीज मतलब समझौते, इन्वेस्ट मतलब कि भारत सरकार ने विभिन्न निवेश से संबंधित, भारत सरकार ने निवेश से संबंधित जो समझौते कर रखे हैं, उन विभिन्न समझौतों को उलझनों से कि ये जो भारत सरकार के ये जो समझौते हैं ना, इन समझौतों में और भी ज़्यादा उलझाव पैदा करते हुए भारत सरकार ने एक कदम उठाया। उस कदम के तहत भारत सरकार ने क्या किया, द गवर्नमेंट ऑफ द डे, मतलब उस समय जो सरकार थी 2012 के समय जो सरकार थी, उसने क्या किया, द गवर्नमेंट ऑफ द डे का मतलब होता है उस दिन की सरकार, यानी कि उस समय जो सरकार थी। हाउएवर, हालांकि उसने क्या किया, अमेंडेड द टैक्स लेजिस्लेशन। अमेंड का मतलब है संशोधित करना, सुधार करना। टैक्स लेजिस्लेशन, लेजिस्लेशन का मतलब है कानून। तो उस दौरान जो सरकार थी उसने क्या किया, ये कि टैक्स से जुड़े हुए कानून में सुधार किया, टू गिव, देने के लिए, टू गिव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। देखो फिर बात आ गई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की। भी भारत सरकार ने एक नया कानून बना दिया और उस नए कानून को क्या किया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू कर दिया। मैंने कहा ना आपको, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब है कि भाई जैसे आज सरकार एक कानून बना दे, आज सरकार क्या बोल दे कि भाई जिनकी भी 2 लाख रुपए सैलरी है उन्हें क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। आज की डेट में 2 लाख रुपए आपकी अगर सैलरी है, एनुअल सैलरी अगर आपकी 2 लाख रुपए है, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन आज भारत सरकार एक कानून लेके आए और बोले कि भाई जिनकी भी 2 लाख रुपए सैलरी है, एनुअल जिनकी भी सैलरी 2 लाख रुपए है, उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, और इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दे, इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दे, और सरकार बोल दे कि भाई ये 2010 से लागू होगा। यानी कि 2010 से जो भी लोग 2 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे थे उन सबसे टैक्स वसूल हो जाएगा। तो इस तरह से एक चाल चली भारत सरकार ने ना। तो सरकार ने क्या किया, संशोधन किया किसको, टैक्स लेजिस्लेशन को, है ना, टैक्स को सुधारा, टैक्स से संबंधित कानून को, टू गिव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, है ना, इस टैक्स को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने के लिए। पश्चगामी प्रभाव, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में हम इसे बोलेंगे, पश्चगामी प्रभाव, टू इट्स क्लेम, कि भारत सरकार जो लगातार दावा कर रही थी ना वोडाफोन से टैक्स वसूलने का, तो भारत सरकार ने क्या किया, टैक्स से जुड़े हुए एक कानून में संशोधन किया, और फिर उस कानून को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हुए फिर दोबारा से वोडाफोन से कहा कि नहीं लाओ, जो भी टैक्स बनता है वो पूरा टैक्स चुकाओ, है ना। दिस वॉज द ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब है कि भाई कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो कि अन्य घटनाओं के घटने का कारण बने, उसको कहा जाता है ट्रिगर। कि भाई जैसे कोई एक पॉइंट होता है ना, कोई एक ऐसी बात जो हो जाए जिसके कारण, कि भाई जैसे हम बोलें कि प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, ट्रिगर पॉइंट क्या था, है ना, मूल कारण क्या था जिसके कारण जो है एक देश दूसरे देश के खिलाफ होता चला गया और पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया, ट्रिगर पॉइंट क्या था। तो दिस वाज द ट्रिगर। तो फिर दोबारा से जब भारत सरकार ने टैक्स से जुड़े हुए कानून को संशोधित किया और उसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ उस कानून को लागू किया, तो ये बात कारण बनी किस चीज का, फॉर द यूके बेस्ड कंपनी, कि ये जो नीदरलैंड है ना, ये ग्रेट ब्रिटेन का ही हिस्सा है, इसलिए कहा गया यूके बेस्ड कंपनी, है ना, कि भाई ग्रेट ब्रिटेन आधारित कंपनी, टू सीक, कि भाई इस कंपनी ने चाहा, क्या चाहा, इस कंपनी ने चाहा, टू सीक, है ना, क्या चाहा वो देख लेते हैं। इस कंपनी ने क्या चाहा, दिस वाज द ट्रिगर फॉर द यूके बेस्ड कंपनी टू सीक आर्बिट्रल रिकोर्स। आर्बिट्रल का मतलब होता है मध्यस्थ, कि भाई कोई आए और मध्यस्थता करे। रिकोर्स का मतलब है सहारा लेना। तो भाई फाइनली पहले 2012 में वोडाफोन केस जीत गई, लेकिन 2012 में वोडाफोन के केस जीत जाने के बाद भी भारत सरकार ने एक नई तिकड़म भिड़ाते हुए टैक्स लेजिस्लेशन को संशोधित करते हुए उसे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देते हुए वोडाफोन कंपनी से फिर कहा कि पूरा टैक्स भरो। तो ये जो है कारण बना, ये जो सरकार ने टैक्स कानून में संशोधन किया ना, ये संशोधन करना कारण बना, किस चीज़ का कारण बना, कि क्या हुआ फाइनली
कि यूके बेस्ड कंपनी की भाई ये जो वोडाफोन कंपनी है इसने क्या चाहा, इसने चाहा कि भाई सहारा लिया जाए, रिकोर्स लिया जाए, किस चीज़ का, आर्बिट्रल का, कि भाई किसी मध्यस्थ का सहारा लिया जाए, है ना, किसी को बीच में लाया जाए, है ना, किसी को इंटरनेशनल, एक तरीके से आप कह सकते हो किसी को अंतर्राष्ट्रीय पंच बनाया जाए। आगे देखते हैं। फॉर वोडाफोन, वोडाफोन के लिए द लीगल विन, कि भाई वोडाफोन ने ये जो कानूनी लड़ाई जीती है, इज एट बेस्ट, इसे सर्वोत्तम तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कानूनी लड़ाई वोडाफोन ने जीती है ना, ये जो विक्ट्री है, ये जो विजय है, ये पिरिक, पिरिक का मतलब याद है क्या होता है? पिरिक का मतलब होता है एक ऐसी जीत जो कि आपने बहुत भारी कीमत चुका के प्राप्त की हो, एक ऐसी जीत जिसके लिए आपने भारी कीमत चुकाई हो, उसे कहा जाता है पिरिक, है ना, पिरिक विक्ट्री। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई वोडाफोन के लिए ये जो कानूनी जीत है, ये जीत एक पिरिक विक्ट्री है, एक ऐसी जीत है वोडाफोन के लिए जिसके लिए वोडाफोन को भारी कीमत चुकानी पड़ी है ना, बहुत लंबी कानूनी लड़ाई वोडाफोन को इस जीत के लिए लड़नी पड़ी है। आफ्टर हैविंग स्पेंट, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, हैविंग स्पेंट, इसका मतलब होता है, स्पेंट का मतलब क्या होता है, बिता देना, है ना, या खर्च कर देना। हैविंग स्पेंट, आफ्टर हैविंग स्पेंट अबाउट $11 billion in 2007 for acquiring the 67% stake in हचीसन एसआर। देखो क्या हुआ कि देखो क्या क्या इस वोडाफोन को झेलना पड़ा। आफ्टर हैविंग स्पेंट का मतलब है खर्च कर देने के बाद, अबाउट $11 billion इन 2007 में वोडाफोन ने क्या किया, $11 बिलियन खर्च किए एक्वायरिंग, एक्वायरिंग मतलब है किसी को अपने कब्जे में लेना, है ना, किसी का अधिग्रहण करना, है ना, किसी को अपने में खरीद लेना, फॉर एक्वायरिंग द 67% इन हचीसन एसआर, कि भाई ये जो हचीसन एसआर जो कंपनी थी, इसके जो भी शेयर थे, है ना, स्टेक का मतलब है जो भी हिस्सेदार है, जो भी शेयर थे, इसके जो भी स्टेक मतलब शेयर, हिस्सेदारी, उसका 67% वोडाफोन ने खरीद लिया। तो 67% को खरीदा, जब वोडाफोन ने हचीसन एसआर की 67% हिस्सेदारी खरीदी, तो उस दौरान वोडाफोन को हचीसन एसआर को कितने रुपए चुकाने पड़े थे, $11 बिलियन, $11 बिलियन। इसके बाद में क्या हुआ, द टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर हैज स्ट्रगल्ड विथ का मतलब है जूझना, सामना करना, द टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर, कि भाई ये जो वोडाफोन के लिए कहा गया है ना, ये जो दूरसंचार कंपनी है ना, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, हैज स्ट्रगल्ड विथ, इसने सामना किया चैलेंजेस, चुनौतियों का, दैट फोर्स्ड इट, जिसके चलते वोडाफोन कंपनी जो है वो मजबूर हुई, दैट फोर्स्ड इट इन नवंबर 2019, कि भाई क्या हुआ कि ठीक है, देखो कितना परेशानियां इसे झेलनी पड़ी वोडाफोन को, उन परेशानियों का जिक्र किया जा रहा है कि भाई 2007 में इसने क्या किया, $11 बिलियन पैसे चुकाए और हचीसन एसआर के 67% शेयर खरीद लिए। इसके बाद में क्या हुआ कि भाई ये जो वोडाफोन कंपनी है इसे जूझना पड़ा, इसे संघर्ष करना पड़ा कई चुनौतियों का। उन कई चुनौतियों के चलते वोडाफोन कंपनी मजबूर हुई कि इसे नवंबर 2019 में टू राइट डाउन, लिखना पड़ा, द बुक वैल्यू ऑफ इट्स इंडियन होल्डिंग। बुक वैल्यू, देखो बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, कोई कंपनी जो होती है ना, तो उसकी एक तरीके से आप कह सकते हो कि ओरिजिनल वैल्यू क्या है उसकी ना, कि भाई अगर बुक वैल्यू का मतलब है कि भाई जो कोई कंपनी है, उस कंपनी की आप अगर जो कंपनी के जो बही खाते होते हैं ना, उन बही खाते में कंपनी की क्या वैल्यू है, उसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू, है ना, जो बैलेंस शीट बनती है ना, एक तरीके से जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हुए जो कोई कंपनी एक शीट तैयार करती है ना, उसमें कि भाई उसमें क्या वैल्यू है कंपनी की, बुक वैल्यू ऑफ इट्स इंडियन होल्डिंग्स, होल्डिंग का क्या मतलब एक तरीके से पकड़, है ना, इंडियन होल्डिंग्स टू जीरो, कि वोडाफोन को नवंबर 2019 में अपने बही खातों में ये दिखाना पड़ा कि हमारे पास भारत का 0% शेयर है, इंडियन होल्डिंग्स टू जीरो, कि भाई ये जो वोडाफोन कंपनी है, इस वोडाफोन कंपनी में भारतीय हिस्सेदारी 0% है। वोडाफोन को इतना मजबूर होकर 2019 में ये कदम उठाना पड़ा, ऐसा उसे अपनी कंपनी के बही खातों में लिखना पड़ा, है ना, देखो मतलब कितनी मुश्किलें इस कंपनी को झेलनी पड़ी। आगे देखते हैं। While the Indian operation has gained size, while the Indian ऑपरेशन का मतलब है ये जो कार्य संचालन की पद्धति है ना, कि भाई जो भी यानी कि ये जो वोडाफोन कंपनी है ना, इसके जो भी काम क्रियाकलाप चल रहे हैं ना, उनको कहा गया ऑपरेशन। वाइल द इंडियन ऑपरेशन हैज गेन्ड साइज, गेन का मतलब है और ज़्यादा प्राप्त कर लेना, साइज एंड मार्केट शेयर। अब देखो वोडाफोन की अगर हम बात करें तो वोडाफोन की क्या है, एक तरीके से वैल्यू जो है भारत में बड़ी है ना, इसने अपने साइज में विस्तार किया, यानी कि अगर हम बात करें 2007 की, तो उस समय इसके जो सब्सक्राइबर हुआ करते थे और आज के समय के अगर हम सब्सक्राइबर की बात करें तो उनमें बहुत ज़्यादा अंतर आया है। इसी प्रकार से मार्केट शेयर की, भाई अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो जो हिस्सेदारी वोडाफोन की हुआ करती थी तो पहले काफ़ी कम थी और अब जो है इसकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इंक्लूडिंग
थ्रू इट्स मर्जर, मर्जर का मतलब है मिल जाना किसी चीज़ से, जैसे दो कंपनी आपस में मिल जाती है ना, तो उसको बोलते हैं कि भाई दोनों कंपनियां मर्ज हो गई है, आपस में मिल गई हैं। इंक्लूडिंग थ्रू इट्स मर्जर विद द ईस्ट वाइल का मतलब है पूर्व, ईस्ट वाइल का मतलब होता है भूतपूर्व, पूर्व आइडिया सेल्यूलर, है ना, कि भाई क्या हुआ कि ये जो आइडिया कंपनी के साथ वोडाफोन कंपनी जब मिल गई तो क्या हुआ कि धीरे धीरे इस वोडाफोन कंपनी का साइज भी बढ़ गया और बाजार की इनकी हिस्सेदारी थी ना वो भी बढ़ गई, है ना। रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः। अब देखना इस आंकड़े को समझना आप, रेस्पेक्टिव यानी क्रमशः। तो देखो हिस्सेदारी तो कितनी बढ़ गई, 2007 के दौरान पे वोडाफोन के सब्सक्राइबर हुआ करते थे 44 मिलियन, और आज की डेट में अगर हम बात करें ना, द एंड ऑफ जून की, इस वर्ष के एंड ऑफ जून की अगर हम बात करें तो वोडाफोन के पास सब्सक्राइबर हो चुके हैं 305 मिलियन। इसके अलावा पहले जो हिस्सेदारी हुआ करती थी, है ना, तो उस हिस्सेदारी से अब बढ़ के कितनी हो गई है, 26.7% बाजार हिस्सेदारी हो गई है ना। रेस्पेक्टिवली का मतलब है क्रमशः, है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है, फ्रॉम मतलब कहाँ से कहाँ तक, कितने से कितना अंतर आया है ना। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई, जबकि अगर हम बात करें कि ये जो वोडाफोन है इसके ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो विस्तार है वो काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा मार्केट में जो हिस्सेदारी है ना वो उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। कब, जब वोडाफोन कंपनी आइडिया के साथ मिल गई है ना, आइडिया के लिए कहा गया पूर्व आइडिया कंपनी के साथ जब मिल गई तो हमें क्या देखने को मिला, हमें ये देखने को मिला कि 2007 में वोडाफोन के जहां 44 मिलियन सब्सक्राइबर हुआ करते थे, वहीं इस साल के जून के एंड में हमें 305 मिलियन सब्सक्राइबर देखने को मिले वोडाफोन के। इसके अलावा ये जो मार्केट में हिस्सेदारी है वोडाफोन की, ये कितने तक पहुंच गई, 26.7% तक। देयर हैव बीन कंटिन्यूड लॉसेस, लेकिन फिर भी वोडाफोन को जो है लगातार नुकसान उठाना पड़ा, है ना, लगातार नुकसान झेलती रही है वोडाफोन। देयर हैव बीन कंटिन्यूड लॉसेस इन द फेस ऑफ, इन द फेस ऑफ का मतलब होता है के चलते, के कारण। इन द फेस ऑफ, इंटेंस का मतलब होता है गहन, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, इंटेंस कॉम्पिटिशन, कि भाई ये जो इंडस्ट्री है ना, एंड अनविएबल टैरिफ, है ना। टैरिफ का मतलब हो गया ये जो दर होती है ना, ये जो कीमत होती है ना, उसको बोला आपने टैरिफ। अनविएबल का मतलब होता है कि भाई जो व्यवहारिक ना हो, जो लाभकारी ना हो, है ना। आप कह सकते हो कि नॉट कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, जो ठीक तरह से काम न कर पा रहा। यानी कि क्या हुआ कि भाई अगर हम इस टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करें ना, तो हमने देखा कि जब से जियो आई है ना इस मार्केट में, कि भाई इस टेलीकॉम इंडस्ट्री में जब से जियो उतरी है तब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना। कि भाई इनके जो टैरिफ है ना, इनकी जो कीमतें हैं, कि भाई जो आपका इंटरनेट रिचार्ज होता है ना, जो भी आपके रिचार्ज होते हैं, इनकी कीमतें बहुत कम हो गई हैं, इतनी कम हो गई हैं कि वे अलाभकारी स्थिति में पहुंच गई हैं। अनविएबल का मतलब अलाभकारी, है ना, जो व्यवहारिक ना हो। तो एक तो दो चीज़ें हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने के चलते, इसके अलावा ये जो टैरिफ है, ये जो दरें हैं, कि भाई ये जो विभिन्न टेलीकॉम कंपनी है ना, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी जो है, जो कि अपनी इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराती है, दूरसंचार की सुविधा उपलब्ध कराती है, इनकी दरें कंपटीशन के चलते बहुत कम हो गई है ना, कि इनको लाभ ही नहीं हो पा रहा, इतनी कम इनकी कीमतें हो गई हैं। इसके चलते लगातार जो है वोडाफोन जो है घाटे में, नुकसान में बनी रही, है ना। हालांकि इस कंपनी ने ग्रोथ तो की काफ़ी, लेकिन फिर भी ये कंपनी लगातार लॉस में ही बनी रही, है ना। इन द फेस ऑफ, के कारण, के चलते। आगे देखते हैं, ऐड टू द मिक्स। अब देखो ये सारी बातें तो हैं ही वोडाफोन के लिए, ये सारी बातें तो हैं ही कि भाई 2007 में इसने क्या किया, हचिसन को खरीदा। इसके बाद में क्या हुआ कि भाई इसकी हिस्सेदारी तो बढ़ी, है ना। इसके बाद में क्या हुआ कि कई कारण थे जिनके चलते ये कंपनी मजबूर हुई कि इसे भारत की हिस्सेदारी जो है 2019 में जो है 0 दिखानी पड़ी। इसके बाद में क्या हुआ कि भाई ठीक है, इसके सब्सक्राइबर बढ़े, इसका मार्केट शेयर बढ़ा, लेकिन ये जो टेलीकॉम क्षेत्र है इसमें लगातार कॉम्पिटिशन बढ़ता गया। ये जो टैरिफ्स हैं, है ना, ये भी अव्यवहारिक होते चले गए, इम्प्रैक्टिकल होते चले गए, अलाभकारी होते चले गए। तो इन सब के चलते क्या हुआ, कंपनी लगातार नुकसान में चली गई। तो ये तो ये सारे कारण तो थे ही, इनमें कुछ कारण और जोड़ लो, ऐड टू द मिक्स। ऐड टू द मिक्स का मतलब हुआ कि ये कारण तो है ही, अब इनमें कुछ कारण और हैं, उनको और मिक्स कर लो। अब कौन कौन से कारण हैं, द सब्सटेंशियल सम ऑफ मनी इट ओ द गवर्नमेंट। द सब्सटेंशियल का मतलब है काफ़ी, सम ऑफ मनी का मतलब है पैसे की मात्रा, है ना, सम का मतलब है टोटल। द सब्सटेंशियल सम ऑफ मनी, है ना, सब्सटेंशियल का मतलब है काफ़ी मात्रा में जो पैसा। इट ओ का मतलब है कि भाई, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई इट ओ का मतलब होता है कि भाई पैसा चुकाना है, वोडाफोन को पैसा देना है। ओ का मतलब है कि भाई वोडाफोन पे सरकार का बकाया है। इट ओ द गवर्नमेंट इन द फॉर्म्स ऑफ एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू ड्यूज। ड्यूज का मतलब होता है बकाया, रेवेन्यू का मतलब हो गया टैक्स, ग्रोस का मतलब हो गया टोटल, एडजस्ट का मतलब है जिसे आप दोबारा से ठीक करते हो, दोबारा से एडजस्ट करते हो। तो देखो भारत सरकार ने क्या किया, दोबारा से, है ना, इन कंपनियों को जो टैक्स देना था इसको दोबारा से एडजस्ट किया, और इसके बाद में बताया भारत सरकार ने कि भाई वोडाफोन के ऊपर इतना बकाया टैक्स है।
तो ये जो टैक्स देना था, ये बात और जोड़ लो आप। पहले से ही कंपनी काफ़ी ज़्यादा नुकसान में है, कई बातें, इसमें इस बात को और जोड़ लो आप। किस बात को और जोड़ लो कि भाई ये जो वोडाफोन कंपनी है, इसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे पैसा देना है, किसको, सरकार को। जब सरकार ने फाइनली एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू किया और उसके बाद में जो बकाया निकला वो बकाया चुकाना है। एंड द फ्यूचर फंड रिक्वायरमेंट, अब देखो और क्या क्या इस कंपनी के साथ और क्या क्या परेशानियां हैं। देखा ना, अभी काफ़ी लंबा सेंटेंस है, तो आगे देखते हैं। एंड द फ्यूचर फंड रिक्वायरमेंट, और ये जो कंपनी है वोडाफोन, इसको पैसों की जरूरत है, फंड की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है ना, ऑफ अ रैपिडली, रैपिडली का मतलब है शीघ्रता से, टेक्नोलॉजिकली, तकनीकी रूप से, इवॉल्विंग का मतलब है उभरती हुई, है ना, उभरती हुई, विकसित होती हुई, एंड हाईली कैपिटल इंटेंसिव, है ना, हाईली मतलब बहुत ज़्यादा, कैपिटल में यानी पूंजी, इंटेंसिव का मतलब है गहन, और इंडस्ट्री का मतलब तो हो ही गया आपका उद्योग, है ना, इंडस्ट्री। कि भाई ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत गहन रूप से आपको पैसा चाहिए होता है, हाईली कैपिटल इंटेंसिव, है ना, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको बहुत गहन रूप से पैसा चाहिए होता है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो विकसित होती जा रही है तकनीकी रूप से बहुत शीघ्रता के साथ, इसमें आपको फ्यूचर में फंड की जरूरत है। तो देखो दो बातें आई आपके सामने निकल के। पहली बात आपके सामने निकल के आई कि भाई इसको पैसा देना है, सरकार को पैसे का भुगतान करना है ना, कुछ बकाया है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो कि सरकार को भुगतान करना है। दूसरी बात निकल के आई कि भाई जो वोडाफोन है, इसे भविष्य में फंड की जरूरत है। किस चीज़ के लिए जरूरत है? इस चीज़ के लिए जरूरत है कि भाई जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, ये शीघ्रता के साथ परिवर्तित होती हुई इंडस्ट्री है ना, कि भाई टेक्नोलॉजी जो है लगातार विकसित होती जा रही है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको कैपिटल चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको पूंजी चाहिए, है ना। तो ऐसे इन हालातों को देखते हुए वोडाफोन्स वेरीनेस, वेरीनेस का मतलब होता है सावधानी, सजगता। तो इन सब बातों को ख्याल में रखते हुए वोडाफोन की जो सजगता है, वोडाफोन की जो सावधानी है, टू कमिट मोर इक्विटी, इक्विटी का मतलब हुआ शेयर, है ना, आपकी हिस्सेदारी, टू कमिट मोर इक्विटी टू द इंडियन वेंचर का मतलब है उद्योग, आपका उद्यम, है ना, वेंचर का मतलब है आपका उद्यम, है ना, आपका इंडियन वेंचर बिकम्स अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल का मतलब है समझ में आने लायक। इन सब बातों को देखते हुए वोडाफोन कंपनी जो कि बहुत ही ज़्यादा सावधान है, वोडाफोन कंपनी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रतिबद्ध है, किस चीज़ के ज़्यादा प्रति वोडाफोन कंपनी प्रतिबद्ध है? मोर इक्विटी टू द इंडियन वेंचर, है ना, कि भाई वोडाफोन कंपनी चाहती है कि भाई ये जो भारतीय एक तरीके से जो उद्यम है ना, यानी कि कुल कुल मिला के इस वोडाफोन जो कंपनी है, इसके इसमें निवेश बढ़े, इस चीज़ के लिए अगर ये जो वोडाफोन कंपनी है ये प्रतिबद्धता दिखाती है, और प्रतिबद्धता दिखाते हुए सावधानी भी जो है दिखाती है, सजगता प्रस्तुत करती है, तो उसकी ये जो सावधानी है ये समझ में आने लायक है ना। इसी को ध्यान से समझना कि वोडाफोन वेरीनेस टू कमिट मोर इक्विटी टू द इंडियन वेंचर, कि वोडाफोन का, यानी कि वोडाफोन एक इंटरनेशनल कंपनी है, कई जगह उसके उद्यम चल रहे हैं, तो ये जो वोडाफोन का भारतीय उद्यम है ना, कि भारत में ये जो वोडाफोन कंपनी काम कर रही है, इस कंपनी में अगर और हिस्सेदारी को वो बढ़ाना चाहती है और पूरी सजगता के साथ बढ़ाना चाहती है, तो वोडाफोन का ये एक्शन समझ में आने लायक है, ये एडिटोरियल कहना चाहता है ना। भाई इतनी सारी परेशानियां भाई किसी ना किसी तरह से तो करेगी ना वोडाफोन कंपनी, है ना, अपने हिस्से को बढ़ाएगी, अपने शेयर को बढ़ाएगी। आगे देखते हैं कि द गवर्नमेंट मस्ट नॉट सीक, अब देखो एडिटोरियल कहता है कि भाई द गवर्नमेंट मस्ट नॉट सीक, सीक का मतलब है चाहना, टू लिटिगेट, लिटिगेट का मतलब होता है मुकदमेबाजी करना, द मैटर एनी फर्दर, एनी फर्दर का मतलब है और आगे। अब एडिटोरियल कहता है कि भाई भारत सरकार को इस मुकदमेबाजी को और आगे नहीं ले जाना चाहिए, यानी कि अब इस मुकदमे को यहीं विराम दे देना चाहिए, इसको और ज़्यादा खींचतान नहीं करना चाहिए। तो द गवर्नमेंट मस्ट नॉट सीक, सरकार को नहीं चाहना चाहिए क्या, टू लिटिगेट द मैटर एनी फर्दर, कि भाई इस मामले को और ज़्यादा जो है और ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। द कॉस्ट ऑफ डूइंग अदरवाइज, लेकिन अगर भारत सरकार इससे अन्यथा करती है, लेकिन अगर भारत सरकार इस मुकदमे को बढ़ाती है ना, अगर अदरवाइज एक्शन भारत सरकार लेती है, तो इसकी कीमत क्या होगी? द कॉस्ट ऑफ डूइंग अदरवाइज विल श्योरली बी ब्रूजिंगली हाई। ब्रूजिंगली क्या मतलब होता है? ब्रूजिंगली का देखो, ब्रूज का मतलब होता है चोट, जैसे मैं आपके एक कोड़ा मारूं और आपके नील पड़ जाए ना, चोट एक का निशान हो जाए, मैं आपके मुक्का मारूं और जो चोट के निशान पड़ जाते हैं ना, उसको कहते हैं ब्रूज, ब्रूजिंगली हाई। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भारत सरकार को चाहिए कि इस मामले को ज़्यादा तूल न दे, इस मामले को यहीं विराम दे, लेकिन अगर भारत सरकार इस मामले को आगे ले जाती है तो भारत सरकार को उसकी कीमत जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा चोटिल होकर चुकानी पड़ेगी। प्रतीकात्मक रूप में लिखा गया है ये सेंटेंस, स्पेशली खास करके एट ए टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पेयर, स्पेयर का मतलब है छोड़ना, नो अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक ऐसे दौर में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
किसी भी अवसर को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे दौर में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विदेशी निवेश को भारत में आमंत्रित करने का कोई भी मौका नहीं गंवाते हैं, एक ऐसे समय में यदि भारत सरकार इस मामले को और अधिक तूल देती है तो इसका गहरा खामियाजा भारत सरकार को भुगतना पड़ेगा। इतना लंबा सेंटेंस था ये, एक सांस में तो बोल भी नहीं पा रहा मैं इसे ना। टू वू, अभी तो पूरा नहीं हुआ सेंटेंस। टू वू का मतलब होता है लुभाना, जैसे किसी लड़की को लुभाते हो ना आप, आकर्षित करना। टू वू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन का मतलब हो गया विदेशी, इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया निवेश। कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एक तरफ तो जो विदेशी निवेश है उसको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, विदेशी निवेशकों को लुभाते हुए भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और ऐसे समय में अगर आप इस मामले को और ज़्यादा तूल दोगे ना, और ज़्यादा इस मामले को अगर आप बढ़ाओगे, तो जो विदेशी निवेशक हैं उनका भरोसा भारत सरकार में है ना, या भारत के वातावरण में उनका भरोसा जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगा। एनी फेलियर टू लर्न ए सैल्यूटरी लेसन, है ना, लेसन का मतलब हो गया सबक, है ना। सैल्यूटरी पहले भी आया था। सैल्यूटरी का मतलब मैंने आपको बताया था, है ना, कि सैल्यूटरी का मतलब होता है कि भाई कोई ऐसी बात जिससे आपके व्यवहार में सुधार हो, है ना, कि कोई ऐसी बात जो आपके व्यवहार में सुधार लेके आए। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि अगर ये जो पूरा की पूरा वोडाफोन का मामला था, इससे हमने अगर सबक नहीं सीखा, इससे अगर भारत सरकार ने अपने व्यवहार में सुधार नहीं किया, है ना, भारत सरकार अगर फेल रहती है, अपने व्यवहार को नहीं सुधारती है, फ्रॉम दिस लॉस, है ना, कि भाई ये जो पूरा की पूरा मामला हुआ, फ्रॉम दिस लॉस, है ना, ये जो पूरा की पूरा नुकसान हुआ है, तो इससे फिर क्या होगा, वुड, इससे क्या होगा, वुड ओनली सर्व। अब ध्यान देना, यहाँ पे सर्व का मतलब क्या होता है। देखो, सर्व का मतलब होता है सहायक होना, है ना, किसी चीज को प्राप्त करने में मदद करना, किसी चीज को प्राप्त करने में मदद करना, उसको कहा जाता है सर्व, है ना, सहायक होना। एनी फेल्यूर टू लर्न ए सैल्यूटरी लेसन फ्रॉम दिस लॉस वुड ओनली सर्व, कि भारत सरकार को ये जो नुकसान झेलना पड़ा है ना, इतनी लंबी मुकदमेबाजी चली और फिर भी भारत सरकार को भारत सरकार को हार का मुंह देखना पड़ा। तो एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई भारत सरकार को इससे कुछ सबक लेना चाहिए, और अगर भारत सरकार सबक नहीं लेती है, भारत सरकार अपने व्यवहार को नहीं सुधारती है, तो इसका परिणाम क्या होगा। तो इससे होगा ये साहब, इससे ये होगा, वुड ओनली सर्व टू अंडरमाइन, इससे जो है कमजोर हो जाएगा। अंडरमाइन का मतलब मैंने बताया आपको, दुर्बल करना, कमजोर करना। अंडरमाइन ओवरसीज इन्वेस्टर्स फेथ, कि भाई जो ओवरसीज का मतलब हो गया विदेशी, इन्वेस्टर हो गया निवेश, कि भाई जो विदेशी निवेशक हैं उनका विश्वास कम हो जाएगा किस चीज में, इन इंडियाज कमिटमेंट, भारत की प्रतिबद्धता में, टू इंटरनेशनल ट्रीटी, ट्रीटी का मतलब मैंने आपको बताया समझौता, कोई संधि, कि भारत सरकार की भारत में जो रूल ऑफ लॉ है, कि भारत सरकार में जो कानून का शासन है, भारत सरकार ने जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समझौते कर रखे हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में विदेशी निवेशकों का भरोसा कम हो जाएगा अगर भारत सरकार इस पूरे की पूरे मामले से सीख के अपने व्यवहार को नहीं सुधारती है तो।